नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जानलेवा प्रदूषण की। तो बात कर रहे हैं जानलेवा प्रदूषण की। दिल्ली व एनसीआर गैस का चैंबर बना हुआ है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी कि ग्रेप का चौथा चरण फिर से लागू कर दिया गया, जिसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे प्रदूषण ना हो। इसमें सबसे प्रमुख BS3 पेट्रोल और BS4 से नीचे डीजल के वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, खुले में कूड़ा जलाने पर और धूल उड़ाने पर या प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन पर जुर्माने की भी बात कही गई। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सैकड़ों टीमें बनाकर निगरानी की जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर से लेकर यूपी के कई शहर भी अब प्रदूषण की चपेट में हैं। अब आखिर सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। खराब हवा से थोड़ी राहत के बाद दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 450 की रीडिंग के साथ एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के अलीपुर में AQI 454, आनंद विहार में 467, अशोक विहार में 459, बवाना में 467, बुराड़ी में 449, जहांगीरपुरी में 468, नेहरू नगर में 463, जबकि पंजाबी बाग में 455 AQI दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब सिस्टम लागू हो गया है और दिल्ली में ग्रैब 4 का नियम लागू कर दिया गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज के अगर प्रदूषण के आंकड़े की बात करें तो आज भी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो 400 के पार दर्ज किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में और सुल्तानपुरी के इलाके की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो पीछे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दूर तक अगर देखा जाए तो किस तरीके से जो प्रदूषण की जो चादर है वो इस समय भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जहां एक और प्रदूषण का जो स्तर है, जहां एक और ये दिल्ली वासियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के लिए काम पर जाने वाले लोग हैं, जो वाहन से अपने काम पर जाते हैं, उन वाहन चालकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पहले दिल्ली सरकार द्वारा ग्रैब 3 लागू किया गया और देर रात तक उसको ग्रैब 4 में तब्दील कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है और कुछ समय तक दिल्लीवासियों को एक बार फिर से इस गैस चैम्बर में जहरीली हवा का सामना जरूर करना पड़ेगा। खैर, अब देखना यह होगा कि दिल्लीवासियों को इस ठंड में दोहरी मार से कब तक राहत मिल पाती है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही अब यूपी की राजधानी लखनऊ की भी आबो हवा जहरीली हो गई है। राजधानी लखनऊ में धुंध की चादर छाई हुई है। अधिकतर लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 से 250 के बीच है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बड़े फॉग और स्मोक की वजह से लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह दिल्ली में अब जो हवा प्रदूषण की तरह लखनऊ में भी असर देखने को मिल रहा है, या इसमें जो जिनके ज़्यादा सांस की बीमारी है उनके ये जो प्रदूषण वाली हवा है उनके लिए ज़्यादा हानिकारक मानी जा सकती है। तो हमने जैसे लोगों से पता करें देखा यही ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें अगर वायु प्रदूषण से बचना है तो, और कम से कम जो भी गाड़ी का वाहन का जो हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं दे रही हैं, तो मेरा मानना यही है कि उन गाड़ियों को जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा या तो फ्रीज कराने चाहिए तो बंद कराने चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण जो उसको कंट्रोल होने में लोग और भी आगे से आगे साथ दे सके। हाँ, लखनऊ में भी अगर देखा जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है और धूल उड़ रही है और काफ़ी समय से मास्क लगाने में
मास्क लगाने में भी दिक्कत हो रही थी। इस समय आँखों में गर्दा है, चश्मा लगाने में भी दिक्कत हो रहा है। इस समय देखा जाए तो मौसम ख़राब है यहाँ का भी। कई क्षेत्र हैं यहाँ पे जो कि जगह पे अलीगंज हो गया, इधर आपको देखिए तालकटोरे साइड में है, इतना प्रदूषण फैल गया है कि गले में लोगों को जलन हो रही है एकदम। क्या करें, फिर से हो सकता है मास्क लगाने का ऐसा दिन आ जाए कि कोरोना की तरह जैसे पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है, उसी तरह से देखा जाएगा। फिर राजधानी दिल्ली की तरह अब राजधानी लखनऊ की भी हवा दूषित हो गई है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 246 से लेकर 250 तक AQI लखनऊ के तमाम महानगरों में दर्ज किया गया है। राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे महानगर हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम जो है कहीं ना कहीं मापी गई है। साफ तौर पर लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, अब राजधानी लखनऊ की भी हवा कहीं ना कहीं दूषित होती नजर आ रही है। दिल्ली के साथ ही पूरे एनसीआर में हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा में भी प्रदूषण की यही स्थिति है, जिससे आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शारीरिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को समस्या हो रही है। वहीं बुजुर्ग जो सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज गाजियाबाद का पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ा रहा। ये 450 से 500 तक दर्ज किया गया। आपको बता दें, लोनी नगर पालिका कार्यालय पर प्रदूषण का स्तर बताने वाली मशीन खराब पड़ी हुई है। साथ ही नगर निगम व नगर पालिका की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कलयुग में प्रदूषण वाला रावण सब कुछ निगलने पर आमादा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सांस का संकट है। सांसों में घुलता जहर लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। प्रदूषण वाले दैत्य का आकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। क्या दिल्ली, क्या एनसीआर, क्या मेट्रो सिटी और क्या छोटे शहर, देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की मार से करा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर सांसों को साफ हवा देने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका, लंदन जैसे शहरों की स्वच्छ हवा की बात करने वाले नेता देश में स्वच्छ हवा को धरातल पर कैसे उतारेंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली की तरह कानपुर में भी ठंड के शुरुआती दिनों में प्रदूषण का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रदूषण की चादर में रात दिन आपको बता दें एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, प्रदूषण ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सांस की बीमारी से लोग ग्रसित हैं। प्रदूषण बढ़ने में सबसे बड़ा किरदार खुदी हुई सड़कें अपना निभा रही हैं। सड़कों में वाहन के गुजरने से चौतरफा मिट्टी के कण उड़ रहे हैं, जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। सुबह शाम ठंड होने के कारण प्रदूषण लोगों को दिखाई दे रहा है, मगर ऐसे में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी से हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता ने भी खास बातचीत की है। नगर निगम का कार्य चल रहा है। मान लीजिए रोडों पे जहाँ पर अभियंत्रण विभाग द्वारा काम चल रहा है या अन्य विभागों द्वारा भी काम चल रहा है, तो जहाँ पे हम लोग को लगता है कि मिट्टी उट्टी है, तो वहाँ पे हम लोग पानी का छिड़काव करके धुलाई भी कराते हैं, छिड़काव भी कराते हैं। और प्रदूषण कंट्रोल के लिए हम लोगों ने जो है, जैसे कूड़ा कहीं कोई बाहर में जला रहा है ओपन में, तो उसके लिए हम लोगों ने चालान काट रहे हैं। और साथ में पोलोथीन जो है बिल्कुल नहीं जलाना है, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि कूड़ा तो नहीं जला रहा है, इस पर ध्यान रहे हैं। और इसके अलावे जो प्रदूषण कंट्रोल के लिए जो है, हम लोग जहाँ भी जिन एरियाओं में जहाँ हमारी मशीनें बता रही है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, उन एरियाओं में हम लोग वाटर का जो है वाटर जो है छिड़काव कराते हैं पानी। कानपुर शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रात में तापमान चढ़ता है तो वहीं दिन में आसमान में सूरज देवता खिलते हैं। ऐसे में कानपुर शहर में प्रदूषण का जो धुंध है वो भी सुबह शाम दिखाई दे रहा है। कानपुर के प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है यहाँ पर खुदी हुई सड़कें हैं। खुदी हुई सड़कें इस तरीके से यमराज का रूप ले चुकी हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक सड़क है जो खुदी हुई है और इसकी धूल जो है वो इस पूरे क्षेत्र को अपने आप कवर कर चुकी है। जो वाहन है वो यहाँ पर निकल रहे हैं, बाकायदे जो धूल के कण हैं वो आपको दिखाई देंगे किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही है। और यही वजह है कि कानपुर शहर में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो नगर निगम है वो
वो ये प्रयास कर रहा है कि जो प्रदूषण है उस पर लगाम कसी जा सके। सुबह शाम पानी का छिड़काव किया जा रहा है कानपुर शहर की सड़कों में, और उसके साथ साथ जो लोग आग को जलाते हैं और उससे अपने आप के अंदर जो ठंड है उसको शांत करते हैं, ऐसे में जो मनमाफिक तरीके से कूड़ा जलाने की जो कार्रवाई है उस पर जुर्माने की कार्रवाई जो है नगर निगम कर रहा है। लेकिन प्रदूषण अभी जो है स्थिर है कानपुर शहर में, और देखना यह होगा कि आने वाले समय में ठंड के साथ साथ क्या प्रदूषण भी बढ़ता है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदूषण काफी गंभीर हो चला है और लोगों की जान पर बनाई है। प्रदूषण लोगों की जिंदगी एक तरफ कम कर रहा है, उनकी जो लोगों की जिंदगी है वो भी कम हो रही है और लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। और इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। साथ ही एक्सपर्ट का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अजय पवार पॉल्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एस.एन. पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर नगर स्वास्थ्य अधिकारी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले दीपक राणा आपके पास आएंगे। दिल्ली में एक बार फिर से पॉल्यूशन जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दीपक, क्या व्यवस्था है दिल्ली की? ग्रेप 4 सिस्टम फिर से लागू किया गया है? जी, हम आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो है ये वायु प्रदूषण दिन से खतरनाक होता जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने ग्रेड 4 ग्रेड 2 भी लगा चुकी है। उसके बाद में फिर छूट दे दी गई थी, लेकिन फिर से जो है ग्रेड 4 आज सुबह 4-5 बजे जो है जो वायु प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं खराब होता चला गया, जिसके लेकर सीपीसीबी की एक मीटिंग और वायु प्रदूषण मंत्रालय ने एक मीटिंग करी और तत्काल प्रभाव से जो है ग्रेड 4 लागू कर दिया। फिलहाल में जो है ग्रेड 4 लागू होने के बाद में जो है जो स्कूल है अभी उन पर फैसला लिया जा सकता है कि शायद उनको बंद भी किया जा सकता है, और जो वर्क फ्रॉम होम है उसको भी जो है आधा कर सकते हैं। जो ऑफिस वाले हैं वो आधे घर से और आधे ऑफिस से भी काम करेंगे। इसके साथ ही जो ट्रक डीजल जो है उन पर और जो निर्माण कार्य है उन पर रोक लगा दी गई है। साथ में कारखाने भी चलते हैं रोक है। लगातार ये है कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कहीं ना बच्चे और बुजुर्गों को इससे पहले भी सरकार जो है ग्रेड 4 और ग्रेड 2 भी लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद से अचानक से फिर ये ग्रेड 4 फिर से लगा दिया गया। सुबह 5 बजे से ही जो है वायु प्रदूषण खराब हो रहा था, जिसको लेकर तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के बाद तुरंत ग्रेड 4 लागू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार अभी तक इस ओर कोई भी एक ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। और अभी कुछ ही समय पूर्व जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर भी जो है अभी यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या विधायक वगैरह वो रोडों का काम उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। शायद वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। और एक ही लगातार जो है लगातार 400 के पार जा रहा है, जो काफी गंभीर है। निश्चित रूप से दीपक हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अब हमारे साथ नोएडा से अशोक द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नोएडा में भी कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी शहर हैं वो भी इस प्रदूषण की मार से प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है और उनकी जो औसत उम्र है वो भी कम हो रही है। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और प्रदूषण का स्तर कम हो इसके लिए क्या नगर निगम की तैयारियां हैं? मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा की बात करें तो नोएडा ही नहीं पूरे एनसीआर की में जो है प्रदूषण जो है अपना भयानक रूप ले चुका है। तो वही मनोज, अभी जो ठंड बढ़ी है, ठंड बढ़ने की वजह से जो प्रदूषण है प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। वहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक पे जो है वो डबल मार पड़ रही है। पहला ठंड है, दूसरा कोहरा है, तीसरा प्रदूषण है। तो जिसको लेकर के यहाँ के जो नोएडा प्राधिकरण ने जो तैयारी की है, यहाँ के डीएम ने भी जो है स्कूलों का टाइम चेंज कर दिया है। टाइम अब बच्चों के जो नर्सरी से लेकर के और माध्यमिक शिक्षा परिषद तक के बच्चे जो हैं वो करीब 9 बजे से उनका स्कूल का टाइम कर दिया गया है। वहीं गाइडलाइन जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई कि शहर में निकलने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं या स्कूल के लिए निकल रहे हैं या अपने नौकरी के लिए निकल रहे हैं, तो वो मास्क लगाए और चश्मा पहने। खासा दिक्कतें मनोज हो रही है कि लोगों के गले में खिचखिच हो रही है, यानी गले में उनको आंखों में जलन हो रही है, गले में परेशानी आ रही है, जिसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण और एनजीटी की तरफ से ठोस कदम उठाए गए हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया था, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो बिल्डिंगे हैं या कहीं पे कूड़ा इकट्ठा है उसको हटवाया जा रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है जहाँ पे खुदाई यानी ग्रेप पहले तो प्रशासन की तरफ से ग्रेप 3 लागू किया गया था, वहीं प्रदूषण का भयानक रूप देखते हुए ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है।
जिसको लेकर के सभी कंस्ट्रक्शन पीरियड की एरिया को बंद कर दिया गया। जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में बिल्डिंग थी उनका जो है कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया गया है, कहीं खुदाई ना हो, कहीं कंस्ट्रक्शन ना हो, जिसको लेकर के सख्त कानून बनाए गए हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जिसको लेकर के एनजीटी जो है उन पर जुर्माने भी लगाए। मनोज, ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी पॉल्यूशन से प्रभावित हो रही है। लखनऊ वासी भी पॉल्यूशन से काफी परेशान हैं, उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग, खासकर बुजुर्ग और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जो सुबह टहलने के लिए लोग निकलते हैं वो खासकर प्रभावित हो रहे हैं। लखनऊ में क्या इंतजाम है? राजधानी है, तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लखनऊ में भी खतरनाक स्तर के आसपास है। अविनाश। जी बिल्कुल मनोज, देखिए देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब जो है राजधानी लखनऊ भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार झेल रहा है। आज लखनऊ के तमाम महानगरों में जब हमने लोगों से बात की तो साफ तौर पे जो है जिस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के बाद जो है उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं वहां पर अलग अलग कहीं ना कहीं दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में ऐसे महानगर है जहां पर जो है 250 से अधिक जो है कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। हमने लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि तमाम जो है ऐसी समस्याएं लोगों को जो है गले में जो है सांस लेने में किसी को दिक्कत है, गले में किसी तरीके की खराश, इन तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हालांकि लोग कुछ हद तक प्रयास कर रहे हैं कि आंखों में चश्मा लगाकर और जो है मास्क पहनकर घरों से बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो वायु प्रदूषण जिस तरीके से लगातार इस मौसम के बदलाव के बाद अभी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे लोग कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसके चलते हालांकि जिस तरीके से प्रशासन की जिम्मेदारी है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जिस तरीके से ई व्हीकल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही ताकि कहीं ना कहीं प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी शहर के अंदर तमाम ऐसे जो है बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तमाम ऐसे जो है अवध बस स्टॉप की बात करें, चारबाग जो है बस स्टॉप की बात करें, आलमबाग बस स्टॉप की बात करें, इन तमाम जगहों पर प्रदेश के तमाम जनपदों से यहाँ पर जो है बसें आती हैं और सभी ई व्हीकल तो तमाम ऐसी खटारा बसें हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण बहुत बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय जिस तरीके से आपने देखा होगा दर्ज किया गया। अभी तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 246 जो है कहीं ना कहीं मापा गया, लेकिन कुछ ऐसे महानगर है वहां पर जो है 250 से अधिक जो है प्रदूषण कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो है अगर वाहनों से अगर जिस तरीके से प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ता है और या फिर साफ तौर पे कहीं जिस तरीके से जो है खनन का कहीं काम हो रहा है, मिट्टी की खुदाई का काम हो रहा है, सड़कें कहीं पर धंसी हुई उनके कारण वहां पर जिस तरीके से उन्हें काटा जाता है तो वहां पर जो है हवा कहीं ना कहीं दूषित होती है जो है। ठीक है अविनाश, ठीक है आपके पास आते हैं। प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक शहर लखनऊ, आपको बता दें कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में भी प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कानपुर में लोगों का स्वास्थ्य प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी कमोबेश प्रदूषण की यही स्थिति है। दिल्ली जितना नहीं लेकिन आसपास दिल्ली के आसपास का पोल्यूशन कानपुर में भी है। और कानपुर में जो नवनिर्माण और धूल जो आपने अभी बताया कि सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है, क्या व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की और प्रदूषण कम करने की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर जो है वो दिल्ली के बाद कानपुर ने अपना स्थान ले लिया है प्रदूषण में। और यही वजह रही है कि कानपुर शहर में ना सिर्फ हवा का प्रदूषण यानी कि जल का प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा नदी है वहां पर नाले गिर रहे हैं जिसके कारण पानी बहुत ही असुरक्षित हो चुका है, प्रदूषण युक्त हो चुका है। और यही वजह रही है कि कानपुर में प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अब बातचीत करी जाए हवा की तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसी तरीके से यहाँ पर प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम ठंड का कहर होता है तो कहीं ना कहीं सुबह के दौरान और शाम के दौरान जो प्रदूषण की लेयर है, जो फॉगिंग है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। लगातार फॉगिंग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो राहगीर है जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको भी कई समस्याएं हो रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर बातचीत करी जाए कि प्रदूषण का कारण क्या है तो कानपुर शहर की जो सड़कें खुदी पड़ी हैं वो जो है इसका प्रदूषण का कारण बनी हुई है। और मैं अभी फिर से एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो हैं वो खुदी पड़ी हैं
मरम्मत का कार्य चल रहा है, सीवर लाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन उनको खोदा भी जा रहा है सड़कों को, और इन सड़कों से जो धूल के कण हैं वो बराबर उड़ रहे हैं। हालांकि नगर निगम लाख दावे कर रहा है, कई प्रयास किए जा रहे हैं, और जो धूल के कण हैं उनको पानी का छिड़काव करके बैठाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि नगर निगम प्रदूषण को रोकने की कवायद जो है वो शुरू कर चुका है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दिखाएं कि देखिए नगर निगम है, उसके बाहर जो है यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एक पानी का छिड़काव करने की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। बाकायदे जिस तरीके से इस रोड में गड्ढे हैं और सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, तो वहां पर पानी का छिड़काव भी बराबर किया जा रहा है, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, जो धुएं के कण हैं वो हवा में ना फैले। तो ये जो कवायद है नगर निगम द्वारा करी जा रही है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता है। कानपुर का इतना बड़ा क्षेत्र है, 6 जोन है नगर निगम के, और उनके पास सिर्फ लगभग 12 से 13 गाड़ियां हैं जल छिड़काव करने के लिए। तो ऐसे में इसको कवर करना एक बड़ी चुनौती वाली बात है। हालांकि नगर आयुक्त ने एक नंबर जारी कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो स्मार्ट सिटी के तहत मॉनिटरिंग करी जा रही है, जो क्षेत्र है जहां पर प्रदूषण अधिक है वहां पर ये गाड़ियां जाकर पानी का छिड़काव करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी करी है कि कोई भी व्यक्ति जो कूड़ा करकट होता है उसको जलाता है या कोई नगर निगम का कर्मचारी जलाता है तो उसकी शिकायत करे, ताकि उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करी जा सके। प्रतिबंधित है पूरी तरीके से पॉलीथीन को बेचना और पॉलीथीन को जलाना भी। तो नगर निगम ऐसे कार्य कर रहा है जिससे प्रदूषण ना फैले, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी पाई जा रही है। लोग जो है अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए कहीं ना कहीं कूड़े में आग लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रदूषण है उसके जिम्मेदार भी बढ़ाने के जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है आज भी खुले में ही जा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण इतना दूषित हो रहा है और उसी सांस लेने में रहने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण की बातचीत करी जाए तो प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों में सांस की समस्या भी हो रही है, मरीजों निश्चित रूप से। ठीक है सारिका हमारे साथ 2 अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सारिका आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार पॉल्यूशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर SN पांडे मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। हम उनके पास आते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय पवार आपके पास आते हैं। पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है देश की, क्या कारण आप मानते हैं देश में पॉल्यूशन की? जो देश में लगभग सभी हमारे प्रमुख शहर हैं वो पॉल्यूशन की चपेट में हैं, और लोगों के ऊपर इसका खतरनाक स्तर, इसका जो पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर है लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। पांडे जी। पांडे जी हमें सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही हमारी? जी। देखिए सबसे बड़ा प्रभाव जो प्रदूषण बढ़ने का होता है उसका कारण है कि हमारे मौसम की हवाओं की दिशा, कौन सी हवाएं आ रही। तो इस समय हुआ क्या, बीच में उत्तर पश्चिमी जो हवाएं आती हैं तो पूरे हमारे NCR से लेके पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एंटी साइक्लोन बनते हैं और वहां से कोई सिस्टम नया बनता है तो वो मॉइस्चर फीड लेके हवाओं आ जाती हैं। तो जब मॉइस्चर फीड हवाओं में आ जाता है तो उस पे जो हमारे यहाँ धूल के कण जम जाते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है। देखिए अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले बिल्कुल प्रदूषण दिल्ली से और पूरे NCR से पूरे उत्तर भारत से गायब हो गया था। तो इसमें मौसम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसके बाद दूसरा कारण है कि हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत विकास के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं और मेट्रो बन रही है। तो यहाँ लोग, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या हमारी मेट्रो सब करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन होता क्या है, पानी उन्होंने सुबह डाला, इसके बाद 2 घंटे में पानी खत्म हो जाता है, फिर धूल उड़ने लगती है। और जो धूल के 2.5 वाले कण होते हैं ये हमारे फेफड़ों से होके ब्लड से होते हुए हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर में सब जगह पहुंचते हैं और हमको बड़ी बड़ी बीमारियां उससे होती हैं। अब देखिए जब प्रदूषण बढ़ता है तो अस्थमा जैसे रोगी और हार्ट पेशेंट और बहुत से रोगी और टीबी वाले रोगियों को दिक्कत होती है और वो एडमिट होते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि मौसम बहुत बड़ा कारण होता है जो प्रदूषण कम करने और घटाने में मदद करता है। इस समय जो स्थित है वो अभी 3 से 4 दिन तक स्थित रहेगी, प्रदूषण रहेगा, कोहरा रहेगा, धुंध बनी रहेगी। ये स्थितियां अभी 3 से 4 दिन तक रहेंगी। इसके बाद जब ये हमारा जो एक डिप्रेशन बना हुआ है बंगाली खाड़ी में, ये थोड़ा कमजोर होगा और इसकी वजह से नम हवाएं आनी कम होगी और फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं
जो पहाड़ों से होके आएंगी वो पूरे एनसीआर से लेके पूरे उत्तर भारत, बिहार, बंगाल तक फिर ये साफ होगा। लेकिन तब तक हमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस 3 से 4 दिन तक स्थितियां यही बनी रहेंगी। सुबह शाम कोहरा होगा और ड्राइवर अपनी गाड़ी आप चलाएं तो बड़ा देख के चलाएं। और सुबह शाम घूमने वालों को भी हिदायत दी जाती है कि अब इस समय वो थोड़ा, जो बच्चे हों, बुजुर्ग हों और बूढ़े हों, उनको थोड़ा, बीमार हों, वो थोड़ा अवॉइड करें सुबह शाम का वॉकिंग। ये है स्थितियां, अभी आगे लगातार स्थितियां इसी तरह रहने वाली हैं। जी जी, ठीक है। एसएन पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर अजय पवार, पॉल्यूशन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय पवार, लगातार लोग प्रदूषण लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है और लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। किस तरीके से लोग इससे बच सकते हैं और लोगों की जो जिंदगी में ये प्रदूषण किस तरीके से उनके दिनचर्या में प्रवेश कर रहा है और उनकी जिंदगी और उनके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है? अजय सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। अजय सर, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, फोन अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी 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 जी, अजय सर बात रखिए आप अपने। हाँ, तो ये एयर पोल्यूशन जो है आज स्वास्थ्य को कई तरीके से असर डालता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि अस्थमा और जो चेस्ट के इन्फेक्शन है, चेस्ट की बीमारियां, स्पाज्म है, खांसी, दमा, ये बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आंखों में जलन, गले में जलन, स्पेशली 2 वर्ग को ज्यादा इफेक्ट करता है, बच्चों को और बुजुर्गों को। और कुछ जो वर्ग है जैसे जिनको डायबिटिक पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं और जो हाईली वल्नरेबल डिजीज है उनके पेशेंट, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। इस समय पे आप देखिए हार्ट अटैक बहुत मिलते हैं, अस्थमेटिक अटैक बहुत ज्यादा मिलते हैं जी। स्किन एलर्जी बहुत बढ़ जाती है, आंखों में जलन बहुत होने लगती है। तो इन सब चीजों को इफेक्ट डालता है। इसके लिए जरूरी है कि जैसे अभी जो एक्सपर्ट बता रहे थे, जो सुबह और शाम सबसे ज्यादा जब इसका प्रभाव होता है, आप घर के बाहर जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो ना करें, घर के अंदर रहें। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो पोल्यूशन को कम करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, घर के अंदर लगा सकते हैं, उनको लगाइएगा ताकि आपको घर के अंदर जो पोल्यूशन है वो कम हो। लिक्विड्स हैं, पानी है, पानी खूब पीजिएगा और ऐसे समय पे कब बाहर मत निकलिएगा जब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो। जी ठीक है अजय पवार जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर एसएन पांडे जी के पास एक बार फिर से आते हैं। डॉक्टर एसएन पांडे जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। विकासशील देश है हमारा और तमाम शहरीकरण हो रहा है, शहरों में प्रदूषण का ये भी एक बड़ा कारण है। तमाम औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं और देश में नव निर्माण हो रहा है। माफी के साथ तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जानलेवा प्रदूषण की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसएन पांडे के पास सीधा आएंगे। डॉक्टर एसएन पांडे, ब्रेक से पहले आपसे सवाल था, देश जो है हमारा विकासशील देश है, लगातार देश में नवनिर्माण हो रहा है, औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं, ये भी प्रदूषण का एक कारण है क्या? ये भी प्रदूषण के एक कारक है क्या? ये आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी पांडे जी। जी देखिए, विकास तो आवश्यक है और विकास होंगे, लेकिन देखिए प्रदूषण और ऑक्सीजन, अच्छी हवा और अच्छा पानी, इसके लिए इंडिविजुअल रूप से हमें काम करना होगा। हम सरकारों पर निर्भर रह के, क्योंकि ये काम हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति को सही है। जब हर व्यक्ति इस पे काम करेगा तभी हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, सारे मौसम एक्सटेंडेड हो रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हम इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, हमें उस पर रोक लगानी है, कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, हमें हरे पेड़ लगाने हैं और हर व्यक्ति को, हर संस्थान को, छोटा बड़ा संस्थान हो या बड़ा संस्थान हो, सभी संस्थानों को हमें एक जागरूकता बनानी है। अपने घर में, अपने स्कूल में, डिग्री कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक संस्कृति डेवलप करनी है कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें साफ वायु चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमको अच्छा पानी चाहिए। ये सब के लिए सरकारें तो काम करती ही हैं, लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल रूप से काम नहीं करेंगे
तो आगे आने वाला समय इस तरह का आने वाला है कि आप देखिए कि कोरोना वाली स्थितियां फिर आ सकती हैं। और जो सबसे बड़ा असर है हमारे मौसम का, सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन, दूसरा नंबर 1 पे है ह्यूमन हेल्थ, नंबर 3 पे है हमारे सारी चीजें, चाहे पानी हो चाहे वायु हो। तो निश्चित रूप से एसएन पांडे जी हमारे साथ आप जुड़ रही है। हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर पोल्यूशन की अगर बात करें, नोएडा दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में जब भी पोल्यूशन कम या ज़्यादा होता है, नोएडा, गाजियाबाद पर, इस पर इन शहरों पर खास इसका असर होता है। अब प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण के लिए जो सरकारी व्यवस्था की अगर बात करें, नोएडा प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो प्रदूषण नोएडा में कम क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिल्ली का साफ तौर पर असर नोएडा में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, जिससे तमाम काम होने के बावजूद भी गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है? अशोक। मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर प्रदूषण की बात करें तो आज भी जो है वो एक लेवल करीब 300 पार कर गया। वहीं अगर देखा जाए कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा था एक बार, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण पर कंट्रोल हुआ था, जिसको लेकर के ग्रेप 3 यहाँ पहले भी प्रदूषण बढ़ा, तो उसके बाद में फिर पहले ग्रेप 3 लगाया गया, लेकिन प्रदूषण का भयावह रूप देखने के बाद जो नोएडा प्रशासन है उन्हें ग्रेप 4 लागू कर दिया, जिसको लेकर के यहाँ का जो प्रशासन है उन्हें तैयारी की है मनोज। खास करके जो रोडें बन रही हैं या कहीं बिल्डिंग वगैरह नव निर्माण हो रहा है, उन पे रोक लगा दिया गया। जहां धूल मिट्टी का काम ज्यादा है उन पे रोक। एनजीटी और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा, दोनों के द्वारा सख्त जुर्माना लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन की, तो नोएडा डीएम की तरफ से भी जो स्कूल बंद कर दी गई हैं, स्कूलों का जो है टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, जिसमें करीब 9 बजे से आप बच्चे जाएंगे। करीब नर्सरी के बच्चे और माध्यमिक शिक्षा परिषद तक के बच्चे जितने भी हैं वो स्कूल जो है 9 बजे से जाएंगे। और वही जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के आम जनता है, उनके लिए सख्त जो है निर्देश जारी किया गया है कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाने से बचें। जिनको मॉर्निंग वॉक जाना बहुत जरूरी है वो मास्क लगा के जाए। खास करके मनोज मैं आपको बता दूं, जो यहाँ का जो पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा जो है अस्थमा के मरीज हुए, सांस के मरीज हुए, इन लोगों पे ज्यादा वृद्ध हुए या बच्चों पे ज्यादा अटैक करा, जिसको लेकर के यहाँ एडवाइजरी जारी की गई, गाइडलाइन जारी की गई। प्रशासन जो है जगह जगह पानी का छिड़काव कर रहा है, और जहाँ पे धूल मिट्टी वाला जगह ज्यादा है वहां पे खास करके पानी का इंतजाम किया गया है कि थोड़े भी धूल होती है तो उस पर पानी डाल दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो यहाँ का जो प्रदूषण लेवल है वो यहाँ का जो प्रशासन है वो कंट्रोल करने में नाकाम है। और वहीं मनोज मैं आपको बता दूं, ठंड भी साथ में आ गई है, कोहरा भी है साथ में, जिसको लेकर के विजिबिलिटी भी बहुत कम है। तो अगर सही देखा जाए तो नोएडा का रफ्तार थमा है मनोज। अगर इसको देखा जाए तो प्रदूषण को लेकर के नोएडा का रफ्तार चढ़ा, वहीं दिल्ली एनसीआर को रफ्तार का वो माना जाता है महानगर की। यहाँ पे जो है काफी ट्रैफिक है, जिसको लेकर के डीजल वाहनों पे भी एडवाइजरी जारी की गई। डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, और जो भारी वाहन है उनको रात में चलने के आदेश दिए गए, दिन में उनको आदेश नहीं दिए गए। वहीं दिन में धूप होती है और रात में कोहरा होता है, जिसको लेकर के यहाँ पे खास करके सबसे ज्यादा असर जो है मनोज यहाँ के ट्रैफिक पे पड़ा है। बिल्कुल अशोक, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रशेखर, आज पॉल्यूशन एक बड़ा, इस समय देश के लिए एक बड़ा विषय है, उस विषय पर हम चर्चा लेकर बैठे हैं, और कानपुर भी हमारा काफी प्रभावित है, इस पॉल्यूशन की चपेट में है। दिल्ली के बाद लखनऊ, गाजियाबाद और तमाम एनसीआर के जो जनपद या शहर कह लीजिए, कानपुर भी हमारा काफी प्रभावित है पोल्यूशन से। कानपुर की अगर बात करें तो क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं कानपुर में? अभी हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता साफ तौर पर सड़कों की हालत दिखा रही थी। सड़कें खुदी हुई हैं और सड़कों से धूल उड़ रही है, और ये धूल साफ तौर पर प्रदूषण का कारक है। तमाम और कारक हैं जो प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं कानपुर नगर निगम की? अंदर हूँ यार, अंदर ऑफिस में यार, जल्दी आ जाओ। डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को, ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। जी
कानपुर में मेट्रो का कार्य चल रहा है जी, मेट्रो का कार्य चल रहा है। साथ में जो है मुख्य मार्गों पर मुख्य अभियंत्रण पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा भी रोडों पे कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण थोड़े से मिट्टी रोड पे है, तो हम लोग मिट्टी के लिए सफाई भी कराते हैं, साथ में पानी की छिड़काव भी करा रहे हैं और जहां गंदगी है वहां सफाई भी कर रहे हैं। विशेषकर प्रदूषण कम करने के लिए विशेषकर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, अगर औद्योगिक पोल्यूशन की बात की जाए, कानपुर में औद्योगिक पोल्यूशन भी बड़े स्तर पर है और नव निर्माण, आपने जैसे कहा कि मेट्रो का निर्माण हो रहा है, लेकिन मेट्रो के निर्माण के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो खास जो चिन्हित किए गए थे तमाम ऐसे क्षेत्र, उन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से छिड़काव नहीं किया जा रहा है ताकि ये प्रदूषण का लेवल कम हो सके। और फॉग एक बड़ा कारण फॉग भी है, तमाम कोहरा धुंध भी हो रहा है, उससे भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, गाड़ियां थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग जो है स्मार्ट सिटी से गाड़ियां जो है हर जोन में 2-2 गाड़ियां दिए हुए हैं और भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे और छिड़काव करेंगे। जी ठीक है चंद्रशेखर जी, उम्मीद आपसे यही है कि आप जो भी प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ और पोल्यूशन एक्सपर्ट कह लीजिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस एन पांडे जी। पांडे जी, एक टेक्निकल सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं। भारत जो है, भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात और सर्दी। पोल्यूशन जो है वो सर्दियों में खासकर बढ़ जाता है। कई ऐसे देश हैं डॉक्टर साहब जहां लगभग साल के 8 या 9 महीने सर्दियां पड़ती हैं, लेकिन वहां प्रदूषण का स्तर इतना नहीं होता है। भारत में ही इसका बड़ा असर देखने को क्यों मिलता है? देखिए, हमारा जो भारत देश है यहाँ पे 3 ऋतुएं होती हैं जी। ऐसा नहीं है कहीं सभी जगह ठंडक है, तो उन ऋतुओं जो है हमारी हैं उनकी वजह से, जैसे अब जब सर्दी आती है तो जो हवाएं होती हैं वो हमारी ठंडी होके नीचे बैठ जाती हैं, और जब हवाएं ठंडी होके नीचे आ जाती हैं तो उनपे सारी प्रदूषण, सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सारी ग्रीन हाउस गैसेज जमा हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और ये भी देखिए, जो हमारे देश की जो सिचुएशन है उसी की वजह से ये चीजें हैं कि प्रदूषण हमारे देश में ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, एनसीआर हमारा गैस चैम्बर बन जाता है और कानपुर और आगरा जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो भी गैस चैम्बर बन जाती हैं। ये स्थितियां निश्चित रूप से खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर सरकार काम नहीं करती है या नगर निगम काम नहीं करता, सारे काम करते हैं। लेकिन हम जब आपसे, मैं बार बार कहता हूं, सभी से कहता हूं कि जलवायु परिवर्तन, साफ हवा, साफ पानी के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से इस पे काम करना पड़ेगा। हम चाहे जो हमारा इंस्टीट्यूशन हो, सभी इंस्टीट्यूशन में हमें एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमको खाद्यान्न भी चाहिए। देखिए, हमें खाद्यान्न भी चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो हर चीज पे पड़ रहा है, चाहे हमारा मानव स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी खाद्यान्न उत्पन्न हो, सारी चीजें। लेकिन इसके साथ ही हम विकास बंद नहीं कर सकते हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें उसी हिसाब से योजना बनानी है, बड़े बड़े हाईवेज बनाने हैं। देखिए, आप 20 साल पहले क्या हालत थी, कहीं कोई गाड़ी नहीं दिखती थी 30 साल पहले। आज आप देखिए, गाड़ियों की जगह खड़ी होने की नहीं होती है, कहीं भी आप देख लीजिए, जहां 2 गाड़ियां होती थी वहां 15 गाड़ियां हैं। तो हमें निश्चित रूप से ये सब करना होगा। ऑफिस जा रहे हैं तो अगर एक जगह से 5 लोग जा रहे हैं तो हमें पूलिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में गाड़ियां बैन करनी पड़ेंगी, और सरकार इस पे बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। देखिए आप, अब आप देखिए ई वाहन भी आ गए। एक जमाना आप देखिए, जो जिनको गणेश जी टेम्पो हम लोग कहते थे वो हुआ करते थे, कितना धुआं निकलता था, वो सारे चले गए। ऐसे ही हमें काम करना है, इससे लड़ाई लड़नी है और बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़नी है, तभी हम प्रदूषण ऐसी समस्या से, इसके बाद हम जलवायु परिवर्तन से और मानव स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने से सारी चीजें हम ठीक कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर जी हमारे नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि पानी का छिड़काव होता है, मैं भी देखता हूँ, मेट्रो भी पानी की छिड़काव करती है, लेकिन उसका असर 2 घंटे रहता है, फिर वो धूल उड़ने लगती है। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें इस तरह से इंडिविजुअल से काम करना होगा सर।
निश्चित रूप से एसएन पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर अजय पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी आपके पास आते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर जी आपके पास आते हैं और पूछेंगे कि आखिर कानपुर में पॉलीथीन बंद और न जलाने की बात कही जाती है लेकिन कहीं बैन नहीं लगा हुआ। फिलहाल अजय जी से हमारा सवाल। अजय जी, जैसा कि एसएन पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि विकसित हो रहा है हमारा देश, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो विकसित की जा रही हैं, मेट्रो और सड़कें, हाईवे तमाम बनाए जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं होगा और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर काम कर रही हैं। लोगों को कैसे इसके बीच से रास्ता निकालना, कैसे रास्ता निकालें लोग ताकि वो स्वस्थ रहें, इस प्रदूषण से बचे रहें, क्योंकि लोग ऑफिस भी जाएंगे, अपनी दिनचर्या भी करेंगे और ये जो औद्योगिक जो विकास है और ये तमाम निर्माण है, नवनिर्माण काम, ये भी चलता रहना चाहिए। तो लोग इनके बीच में स्वस्थ जीवन कैसे जिएंगे? सर अनम्यूट कर लीजिए। पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि ये हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और आजकल जो बच्चों के अंदर जो छोटी क्लास में बच्चे, उनके यहाँ एक करिकुलम में एक टॉपिक भी आ गया, सेव अर्थ। पांडे जी ने बताया कि हम अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं, उनके करिकुलम में ये टॉपिक भी आ गया। तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपनी चीजों को साफ सफाई, ये सब चीजें कैसे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सबके बारे में बताया हम कैसे उसको साफ साफ रख सकते हैं। तो ये हमें जैसे कहा कि पेड़ पौधे लगाएं, हर एक आदमी, अभी आजकल अभियान चला है कि हर एक आदमी को पौधा लगाना, हर एक आदमी पौधा लगाए, घर के अंदर इंडोर प्लांट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने में हल्का खाना और लिक्विड बदलें, और साफ हवा आपको कैसे चाहिए, कहां से, वो पौधों से ही मिल सकती है जी। और अपनी गाड़ियां, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, उसका पोल्यूशन रेगुलरली चेक कराएं, उसकी रेगुलर सर्विसेज कराएं। और जहां तक नगर निगम के अधिकारी ये बता रहे थे चंद्रशेखर जी कि सुबह नगर निगम की गाड़ियां पानी छिड़क के जाती है, 2 घंटे तक असर रहता है। तो क्या हम कलेक्टिवली अपने आसपास, अपने घरों के आसपास, अपने वर्किंग प्लेस के आसपास, क्या दिन में एक आध बार हम भी थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं जिससे वो धूल कम उड़े? ये हमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी, अकेले सरकार की जिम्मेवारी से काम नहीं चलेगा। लेकिन अजय पवार सर, कामकाजी जो लोग हैं वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे? उनको सड़कों पर निकलना है, उनको अपने काम करना है ताकि वो कमा के ले जाएंगे तो अपना उनका परिवार चलेगा। तो वो लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, वो कैसी जीवन शैली अपनाएं ताकि वो स्वस्थ रहें? नंबर 2 चीजें, एक तो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक जो व्हीकल है उसको यूज करें, कार पूलिंग करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में रेगुलर एक्सरसाइज करें, इंडोर एक्सरसाइज, ना कि बाहर जाने वाली एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज करें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करें, हैवी वेट एक्सरसाइज ना करें। जिम में जा सकते हैं, जिम भी ऑलमोस्ट इंडोर एक्सरसाइज, जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर एक्सरसाइज ना करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सैलड, जो ताजी चीजें हैं वो खाएं। बाहर का खाना, तला हुआ खाना, वो फास्ट फूड, ये कम से कम मात्रा में लें। लिक्विड खूब खाएं। निश्चित रूप से डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। डॉक्टर चंद्रशेखर आपके पास आएंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, कानपुर में आपने कहा कि तमाम काम नगर निगम कर रहा है, ठीक है, वो प्रशंसनीय है, वो जिम्मेदारी है नगर निगम की, उन कामों को करना चाहिए ताकि लोगों को जो है स्वस्थ हवा मिल सके, लोगों की स्वस्थ जीवन शैली हो। लेकिन तमाम काम ऐसे हैं जो दावे होते हैं लेकिन नहीं होते हैं। अगर हम कानपुर की बात करें, पॉलीथीन जलाने की बात है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कूड़े जलाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन तमाम कोशिश करता है कि कूड़े जो है वो कूड़ेदान तक पहुंचे, लेकिन बहुत जगह कूड़े जलते हुए मिलते हैं। और पॉलीथीन पे प्रतिबंध की अगर बात करें तो हर जगह, हर ठेले वाला, हर गली कूचे में पॉलीथीन भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है। वही पॉलीथीन जाके कूड़ेदान में जाती है, फिर वो जलाई जाती है, वो भी जहरीली हवा बनाती है। देखिए, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कानपुर के जनता को या समस्त देशवासियों की जनता को अवेयरनेस के माध्यम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जागरूकता बताना चाहते हैं कि कहीं भी इस मौसम में जो है, सर्दियों में अक्सर होता है क्या, कूड़ा इकट्ठा किया, घर का है जो भी है, क्या करता है, जला देता है। तो कूड़ा जलाए नहीं सबसे पहले। और हमारे 6 जोन में जो इंस्पेक्टर्स हैं, टीम है,
लगी हुई है। अगर जिसके जोन में, जिसके वार्ड में, जिसके बीट में अगर कोई कूड़ा जलाता हुआ पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग चालान करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। और दूसरा, पानी के छिड़काव का एक था तो हम उसको 3 बार करते हैं। एक मॉर्निंग में करते हैं, एक जो है 12 बजे के आसपास दोपहर में कर लेते हैं, और एक शाम में कर लेते हैं। तीन टाइम जो है हमारी गाड़ियां हैं जा रही है, और भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग गाड़ियां बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी के छिड़काव भी करेंगे। अगर कोई कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो हम लोग कड़ा से कड़ा उस पर जो है चालान करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर चंद्रशेखर, जैसा कि आपने जागरूकता की बात कही तो लोगों को निश्चित रूप से अवेयर होना चाहिए। डॉक्टर एसएन पांडे आपके पास आएंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर अभी जागरूकता की बात कर रहे थे। तमाम प्रशासन, हर जिले की का प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस भी, लोगों में अवेयरनेस भी होना जरूरी है। लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है। वो किस स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग अवेयर हों, खुद बचें, प्रदूषण, जिन कारकों से प्रदूषण हो रहे हैं उन कारकों को वो उत्पन्न ना होने दें, जैसे कि कूड़ेदान में आग लगाना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण को जन्म देती हैं, उससे लोग अवेयर हों। जी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। देखिए, जागरूकता तो बहुत जरूरी है, और चाहे हमारा विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अब उसमें हम लोग एक चैप्टर भी रखते हैं जिसमें अर्थ को कैसे बचाना है, हमें अर्थ सेव करनी है। हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, देखिए मौसम का भी देखिए बहुत बड़ा असर होता है, और मौसम से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। देखिए, इतनी बढ़िया प्रदूषण उत्तर पश्चिमी हवाएं चली थी, बढ़िया ठंडक हो रही थी, टेम्परेचर गिर रहे थे, तब तक बंगाली खाड़ी में एक सिस्टम बन गया, पूरा साइक्लोन सर्कुलेशन बन गया। सर्कुलेशन ने क्या किया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लाके पूरी हवाएं हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लाके रख दी। और जब हवाएं आ जाती हैं तो मॉइस्चर फीड आ गया। मॉइस्चर फीड आने से जो भी धूल के कण थे, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस थी, उस पर जम जाती हैं। और सर्दियों में खास बात ये होती है कि ये ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि और इस समय एक इन्वर्जन जोन होता है। आपको बताऊं होता क्या है, जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ठंडक बढ़ती है, टेम्परेचर गिरते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ किलोमीटर पे जाने के बाद एक इन्वर्जन जोन बन जाता है। जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही, उसकी वजह से ये चेंज आ रही है। तो इन्वर्जन करता क्या है, एक ऊपर एक लेयर बना देता है, एक छाता ऐसा बन जाता है। तो ये चाह कर भी ये प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता है। एक कैप ऊपर लग जाती है, ऊपर कैप लग जाने से प्रदूषण बढ़ता जाता है। इसका फिर कारण होता है कि जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं तो ये साफ होता है। और अभी 4 दिन तक, 5 दिन तक लगातार ये सिस्टम जो बना रहेगा मजबूत, तो उसकी वजह से मॉइस्चर फीड आता रहेगा। उसकी वजह से एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गलन रहेगी, गलन नहीं, उसकी वजह से प्रदूषण बना रहेगा, धुंध बनी रहेगी, और सुबह शाम का कोहरा भी हो सकता है। जहां पे टेम्परेचर गिरेंगे कुछ इलाकों में, वहां पे पाला पड़ने की भी संभावना है। तो किसानों को भी सलाह दी जाती है, अगर उनके यहाँ तापमान ज्यादा गिरे, 4 डिग्री के नीचे आए, तो वो अपने खेतों में जो बचाव होते हैं पाला से बचने के लिए वो भी करें। इसके साथ ही जो अब जनमानस को भी सलाह दी जाती है कि वो सुबह शाम की जो वॉकिंग है वो इस समय अवॉइड करें। और सबसे ज्यादा तो जो हमारे बुजुर्ग हों, जो हमारे बीमार हों और जो बच्चे हों, ये ऐसे में बाहर निकलें तो अपना मास्क लगा लें या फिर कोई अंगोछा बांध लें, इस तरह से निकलें अगर जरूरत हो निकलने के लिए। नहीं तो ऐसे मौसम में अवॉइड करना चाहिए। और सुबह शाम का जो कोहरा रहेगा उससे आप देखिए कितने एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए भी सबको दी जाती है कि वो पीली लाइट लगाएं और बहुत डिस्टेंस बना के चलें, क्योंकि बहुत घटनाएं हो रही हैं। और अभी अगले 3 दिन तक लगातार कोहरा, धुंध और ये बना रहेगा। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर एसएन पांडे जी, आपने जो जानकारियां दी हैं, हमारे करोड़ों दर्शक इस वैल्यूएबल जानकारी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। डॉक्टर अजय पवार, आपकी आखिरी टिप्पणी। लोग, सर्दी का मौसम है, खुद सर्दी से कैसे बचें और खासकर सर्दी में होने वाले इस पॉल्यूशन से कैसे बचें, आपके द्वारा हमारे दर्शकों को टिप्स। ज्यादातर अपना इंडोर घर के अंदर रहें, घर के बाहर ज्यादा जरूरी हो तो N95 मास्क लगाकर निकलें। स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग N95 मास्क के साथ ही बाहर जाएं। ठीक है, निश्चित रूप से अजय पवार जी। डॉक्टर चंद्रशेखर, आखिरी टिप्पणी आपकी। कानपुर के साथ ही देश की तमाम जनता को एक कोई जागरूकता का संदेश आपके द्वारा कि लोग प्रदूषण से
खुद बचें और प्रदूषण ना फैले, ऐसा कारक पैदा करें। ठंड के मौसम में मैं से निवेदन करूंगा कि हमारे नगर निगम की जो है डोर टू डोर गाड़ियां जो है जाती है, पहले तो उनको डोर टू डोर गाड़ियों को कूड़ा जो है दें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दे, और कूड़ा जो है जलाए नहीं, कूड़ा को जो है नगर निगम की गाड़ियों को ही दे, या प्रॉपर जो जगह है वहां पर जो है उसको फेंके। निश्चित रूप से डॉक्टर अजय पवार आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रशेखर आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर SN पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे करोड़ों दर्शकों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी और तमाम महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए और अपना कीमती समय के न्यूज को देने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।